11 जून 2004। फाइनेंशियल सिटी मुंबई में शाम के 4 बज रहे थे। मुंबई की सड़कों पर अपने कामकाज से लौट रहे लोगों की भीड़ के बीच सूरज की प्रचंड गर्मी आग उगल रही थी। शहर की भीड़भाड़ वाली सड़क से होते हुए एक ब्लू टाटा इंडिका कार मुंबई नासिक एक्सप्रेसवे पर पहुंचती है। कार में 4 लोग सवार हैं। करीब 3.25 घंटे का सफर तय कर इन्हें नासिक पहुंचना है। 117 किलोमीटर का फासला नापती हुई इंडिका कार शाम के कोई 7:30 के करीब नासिक पहुंच गई। नासिक पहुंचते ही कार से एक 19 वर्षीय लड़की उतरती है। सड़क किनारे लगे फोन बूथ की ओर आगे बढ़ती है। कॉइन डालकर एक फोन करती है। महाराष्ट्र के थाने जिले के मुंब्रा शहर के मुस्लिम इलाके में रह रही समीमा के घर पर फोन की घंटी बजी। समीमा ने फोन उठाया। सामने से आवाज आई, अम्मी, मैं जावेद शेख के साथ नासिक आई हुई हूँ। जावेद के साथ 2 अनजान लोग भी है। फिर कुछ देर खैरियत पूछकर दोनों ओर से फोन कट हो गया। समीमा और उसकी बेटी के बीच की ये आखिरी कॉल थी। फिर 15 जून 2004 को समीमा टीवी पर देखती है तो टीवी में एक सड़क पर भारी पुलिस बल, गुजरात क्राइम ब्रांच, SIB यानी स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो का काफिला तैनात था। न्यूज मीडिया और लोगों का हुजूम भी वहां खड़ा था। और इन सब के बीच खून से लथपथ 4 लाशें बीच रोड पर पड़ी थी। समीमा ने गौर से देखा तो इनमें से एक लाश उनकी बेटी इशरत की थी। न्यूज में बताया जा रहा था गुजरात क्राइम ब्रांच और SIB ने जॉइंट ऑपरेशन में 4 आतंकियों को एनकाउंटर में मार गिराया है। यह खबर सुनते ही समीमा टूटकर बिखर गई। केम छो मजामा? अरे मामा, 15 जून 2004 का वो भयानक दिन हिंदुस्तान के पश्चिमी छोर पर बसे गुजरात में कुछ ऐसा हुआ था जो 2 दशक बीतने के बाद भी लोगों के जहन से उठ नहीं रहा। कहानी के इस रक्तरंजित अध्याय में एक ऐसी महिला है जो किसी के लिए एक टेररिस्ट थी तो किसी के लिए आम ट्यूशन टीचर। इस डरावनी कहानी में खाकी के भी 2 मायने थे कि वह रक्षक थे या फिर भक्षक। आखिर वह सवाल तो आज भी जिंदा है कि उस दिन गुजरात में क्या हुआ था। कौन थी वह महिला? क्या वह एक आम ट्यूशन टीचर थी या फिर सरहद पार बैठे आतंकियों की हाईली ट्रेंड फिदाइन? क्या गुजरात पुलिस द्वारा किया गया वह एनकाउंटर फेक था? हमारी एनकाउंटर स्पेशल सीरीज में आज से 19 साल पहले गुजरात में पुलिस फोर्स द्वारा किए गए इशरत जहां एनकाउंटर की क्या है देश के सबसे बड़े हाईली कंट्रोवर्शियल एनकाउंटर की सच्चाई। आइए मामा पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। इस पूरी कहानी में मुख्य किरदार है एक 19 वर्षीय लड़की इशरत जहां। महाराष्ट्र के थाने जिले में एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है मुंब्रा। इसी मुंब्रा शहर में इशरत का परिवार रहता था। लेकिन इस परिवार की कहानी शुरू हुई थी बिहार से। बिहार के पटना शहर में मोहम्मद समीम रजा की शादी हुई थी समीमा से। दोनों मियाँ बीवी काम की तलाश में मुंबई आ गए। फिर थाने के मुंब्रा शहर में अपना बसेरा बनाया। इनके 7 बच्चे थे जिनमें से एक बेटी का नाम था इशरत जहां। लेकिन अपने बच्चों को बड़ा होता देखने से पहले ही साल 2002 में मोहम्मद समीम रजा की मृत्यु हो गई। अब 7 बच्चों को पालने का पूरा जिम्मेवारी समीमा पर आ गई। परिवार बुरे दौर से गुजर रहा था। तब समीमा और उनकी बड़ी बेटी दवा बनाने की एक फैक्ट्री में काम करने लगी। उधर इशरत भी बड़ी हो चुकी थी। घर का खर्चा चलाने में मदद करने के लिए इशरत जहां हाई स्कूल से ही ट्यूशन पढ़ाने लगी। इसके बाद इशरत ने मुंबई के गुरु नानक खालसा कॉलेज में BSc में एडमिशन लिया। इस बीच इशरत की मुलाकात जावेद शेख से हुई जिसने उसे अपने ऑफिस में सेक्रेटरी के तौर पर नौकरी दी। पुलिस फाइलों के मुताबिक ये जावेद शेख कोई भला इंसान नहीं था। जावेद शेख जो केरला का रहने वाला था, जो मुंबई में अपना कारोबार चला रहा था और उस पर मुंबई और पुणे के इलाकों में जाली नोटों के कारोबार को चलाने के 4 मुकदमे दर्ज थे। वह तारीख थी 11 जून 2004। जावेद शेख काम के सिलसिले में मुंबई से नासिक के लिए निकलता है। साथ में उसके इशरत भी थी। इशरत के अलावा 2 और लोग थे। नासिक पहुंचते ही इशरत अपने घर पर फोन करती है कि वह जावेद के साथ नासिक आई हुई है और जावेद 2 अनजान शख्स को भी अपने साथ ले आया हुआ है। इशरत और उनकी मां समीमा के बीच की ये आखिरी बातचीत थी।
इसके बाद 15 जून 2004 को शमीमा न्यूज में देखती है तो टीवी में एक सड़क पर भारी पुलिस बल तैनात है। 4 लाशें बीच रोड पर पड़ी है और इनमें से एक लाश उनकी बेटी की है। खबर थी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और एसआईबी ने 4 आतंकियों को मार गिराया है, जिसमें से 2 जावेद शेख और इसरत जहां है। इसके अलावा अमजद अली राना और जिसान जौहर नाम के आतंकी भी मारे गए हैं। अरे मामा, जिसान जौहर और अमजद अली राना वही 2 आदमी हैं जिसके बारे में इसरत ने अपने घर पर किए गए आखिरी कॉल में बात की थी। इधर गुजरात पुलिस का कहना था कि अमजद अली राना और जिसान जौहर दोनों पाकिस्तानी थे जो लश्कर तैयबा के ऑपरेटिव के तौर पर भारत आए हुए थे। जैसे ही ये खबर मीडिया में आई, जहां गुजरात पुलिस का कहना था कि इसरत जहां और एनकाउंटर में मारे गए तीनों शख्स आतंकी थे, तो वहीं दूसरी तरफ जावेद शेख और इसरत जहां के परिवार ने कहा ये एनकाउंटर नहीं, एक कत्ल है। जहां एक तरफ गुजरात पुलिस प्रशासन का कहना था कि एनकाउंटर में ढेर हुए चारों लोग लश्कर तैयबा के आतंकी थे और पुलिस ने इन चारों को मारने का मकसद भी बताया कि ये चारों आतंकी गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के मकसद से गुजरात में दाखिल हुए थे। यहाँ ये जानना बेहद जरूरी है कि गुजरात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की जानकारी गुजरात पुलिस को कहाँ से मिली। तो सुनो मामा, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के मुताबिक फरवरी 2004 में जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसमें एहसान इलाही नाम के एक लश्कर आतंकी को मार गिराया था। जहां से आईबी को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री पर होने वाले हमले के कुछ इनपुट मिले थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस जानकारी को अहमदाबाद एसआईबी को भेजा। इसके बाद अहमदाबाद एसआईबी यानी स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने लोकल एसटीएफ को एक्टिव कर दिया और अपने सारे मुखबिरों को अलर्ट मोड पर कर दिया। 14 जून 2004 की रात एसआईबी को अपने मुखबिरों से पता चला कि अमजद अली राणा और जिसान जौहर इस रास्ते से गुजरात आने वाले हैं। तुरंत अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और एसआईबी ने जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च कर दिया और 15 जून 2004 की सुबह MH02 JA 4786 नंबर की ब्लू टाटा इंडिका कार में इसरत जहां समेत बाकी तीनों आतंकियों को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इस पुलिस टीम को तत्कालीन पुलिस कमिश्नर डीजी वंजारा लीड कर रहे थे। डीजी वंजारा वही पुलिस अफसर है जिन्होंने सोहराबुद्दीन एनकाउंटर टीम को भी लीड किया था। खैर, अभी इसरत जहां एनकाउंटर को लेकर आरोप प्रत्यारोप लग ही रहे थे कि तभी कुछ जाने माने अखबारों के सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि जमात उर दावा की वेबसाइट के जरिए आतंकी गिरोह लश्कर तैयबा ने इसरत जहां को अपना एक ऑपरेटिव बताया है। जैसे ही ये खबर मीडिया में आई, पूरे हिंदुस्तान में इस केस को लेकर 2 भाग में बंट गया। अब बहुत ज़्यादा लोग इसरत जहां को लश्कर तैयबा की फिदायीन मानते हुए गुजरात पुलिस के एक्शन को सही ठहरा रहे थे, तो वहीं कुछ लोग इसरत को एक बड़ी साजिश का शिकार मान रहे थे। अब तक तो ठीक चल रहा था, पर अब इसरत जहां एनकाउंटर केस भारतीय राजनीतिक पार्टियों का सबसे बड़ा हथियार बना तो पूरे देश में हंगामा मच गया, क्योंकि अब एक पार्टी के लिए इसरत बिहार की एक शहीद बेटी थी तो दूसरी पार्टी के लिए एक आतंकी, और बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों ने इस केस को लेकर जमकर बवाल मचाया। तब मामले की गंभीरता को देखते हुए इस केस को अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के पास भेज दिया गया। अब न्यायपालिका के सामने 2 सबसे बड़े सवाल थे कि 15 जून 2004 को हुआ ये एनकाउंटर सही था या नहीं। दूसरा सवाल ये कि इसरत जहां, जावेद शेख, अमजद अली राणा और जिसान जौहर आतंकवादी थे या नहीं। और अब अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट को इन दोनों सवालों के जवाब चाहिए थे। तब कोर्ट के जज एसपी तमांग ने साल 2004 में जांच शुरू की और 7 सितंबर 2009 को अपनी आखिरी रिपोर्ट सबमिट की और 243 पन्नों की इस रिपोर्ट ने इसरत जहां एनकाउंटर को फेक बताया। तमांग ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में बरामद हुए सबूतों को देखकर प्रतीत होता है कि इस एनकाउंटर में मारे गए चारों लोगों की मौत 15 जून को नहीं बल्कि उससे पहले पुलिस कस्टडी में हुई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि प्रमोशन और इनाम पाने के लालच में पुलिस ने इस पूरे एनकाउंटर का षड्यंत्र रचा था। वहीं इस एनकाउंटर की कमान संभालने वाले गुजरात पुलिस के डिप्टी कमिश्नर और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट डीजी वंजारा को इस केस में पुलिस की पावर का गलत इस्तेमाल करने का आरोपी माना गया था। एसपी तमांग ने वंजारा को कोल्ड ब्लडेड मर्डर पे बताया था,
लेकिन अभी तो ये इस केस की शुरुआत थी, आगे पूरी फिल्म बाकी थी, क्योंकि कोर्ट की इस रिपोर्ट को गुजरात सरकार ने तर्कहीन बताया। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का कहना था कि इस पूरे मामले में गुजरात पुलिस को अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया गया। तब गुजरात सरकार ने इस केस की निष्पक्ष जांच के लिए इस केस को गुजरात हाईकोर्ट ले जाने का फैसला किया। गुजरात हाईकोर्ट ने इस केस के लिए एसआईटी का गठन किया। लेकिन तभी जुलाई 2010 में इस केस में बड़ा भूचाल तब आया जब कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये बातें दिखाई जाने लगी कि लश्कर ए तैयबा के आतंकी और 26/11 बम धमाके के आरोपी डेविड हेडली ने एनआईए को अपने बयान में इशरत जहां के लश्कर ए तैयबा की फिदायीन होने की जानकारी दी है। इसके बाद एक बार फिर यह मामला भारतीय राजनीति में तूफान मचाने लगा। एक तरफ एनआईए तो दूसरी ओर आईबी। एनआईए का कहना था कि डेविड हेडली ने इशरत जहां से जुड़ी किसी भी जानकारी को हमें नहीं बताया। वहीं आईबी का दावा था कि एनआईए की रिपोर्ट में 2 पैराग्राफ डेविड हेडली और इशरत जहां से जुड़े थे, जिसे बाद में किसी राजनीतिक दबाव के कारण हटा दिया गया। खैर, अगस्त 2010 में गुजरात हाई कोर्ट ने कर्नल सिंह के नेतृत्व में एसआईटी की जांच का आदेश दिया। 21 नवंबर 2011 को एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट गुजरात हाई कोर्ट में पेश की और अपनी रिपोर्ट में इशरत जहां एनकाउंटर को एसआईटी ने सही नहीं माना। इसके बाद गुजरात हाई कोर्ट ने धारा 302 के तहत गुजरात के बड़े बड़े 20 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मर्डर का मुकदमा दर्ज किया और इस केस की जांच अब सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने अपनी जांच शुरू करते हुए 21 फरवरी 2013 को अहमदाबाद के आईपीएस अफसर जेएल सिंघल को अरेस्ट किया। इससे पहले तरुण बारोट, जे परमार, एनके अमीन, भरत पटेल और अनादु चौधरी नाम के ऑफिसर को अरेस्ट किया जा चुका था। इसके बाद सीबीआई ने गुजरात क्राइम ब्रांच डीजीपी पीपी पांडे और डीजी वनजारा से पूछताछ की। इसके बाद सीबीआई ने इस पूरे मामले को प्री प्लान्ड बताया। अरे मामा, सीबीआई ने जो चार्जशीट पेश की थी उसमें बताया गया कि एनकाउंटर में मारा गया टेररिस्ट जिसान जोहर अप्रैल 2004 से पुलिस की कस्टडी में था, जिसे गुजरात पुलिस ने गुजरात के एसजी हाईवे पर गोटा हाउस के पास एक सीक्रेट जगह पर कस्टडी में रखा हुआ था। इस तरह आतंकी अमजद अली राणा को भी गोटा के पास एक फार्म हाउस पर नजरकैद में रखा हुआ था। वहीं सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जावेद शेख और इशरत जहां को भी एसआईबी ने गुजरात के आनंद जिले में एक हाईवे से ब्लू टाटा इंडिका कार से गिरफ्तार किया था और एसजी हाईवे के पास खोडियार फार्म पर नजरकैद में रखा हुआ था। बाद में उन दोनों आतंकियों को भी यहाँ लाया गया और 15 जून को इस एनकाउंटर की घटना घटी। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक कुल मिलाकर 70 राउंड फायर किए गए थे। इन चारों पर गोलियां चलाने वाले अफसरों के नाम बताए गए हैं एनके अमीन, जीजे परमार, तरुण बारोट, आईके चौहान, मोहन कलासवा, कमांडो मोहन नांजी और अनाजू जीमन चौधरी। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये पूरा एनकाउंटर 2 फेज में प्लान किया गया था। धीरे धीरे समय बीतता गया, केस आगे चलता रहा और 21 जुलाई 2021 को सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने पीपी पांडे, अनाजू चौधरी, तरुण बारोट समेत बाकी सारे अफसरों को बरी कर दिया। लेकिन मामा, सीबीआई कोर्ट ने इन्हें बरी क्यों किया? इसका जवाब मिलेगा इस केस के दूसरे सवाल में कि इशरत जहां और बाकी तीनों लोग क्या वाकई में आतंकी ही थे। तो अब जो सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने जजमेंट दिया उसे सुनो। इस केस में शामिल सभी पुलिस अफसरों को सीबीआई कोर्ट ने यह कहकर बरी कर दिया कि सीबीआई की चार्जशीट से यह कहीं पर भी पता नहीं चलता कि इशरत जहां लश्कर ए तैयबा की ऑपरेटिव नहीं थी। यानी सीबीआई कोर्ट को लगता है कि कहीं ना कहीं इशरत जहां लश्कर से जुड़ी हुई थी। वहीं आईबी ने कोर्ट के सामने वह पुख्ता सबूत भी रखे जो इशरत जहां और बाकी तीनों के तार लश्कर ए तैयबा से जोड़ते हैं। इसे देखकर यह साफ था कि इशरत, जावेद, अमजद और जिसान ने साथ मिलकर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कदावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी की हत्या के मकसद से गुजरात आए थे। आईबी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और एनआईए को अमेरिकी एजेंसी एफबीआई ने डेविड हेडली के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दरमियान ये जानकारी दी थी कि इशरत जहां नाम की लश्कर की एक फीमेल फिदायीन इंडिया में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाली थी। इसके अलावा आईबी ने एक लश्कर कमांडर और जावेद शेख के बीच हुई बातचीत की एक ऑडियो टेप भी कोर्ट में पेश की थी और आतंकी अमजद अली राणा और जिसान जौहर के पाकिस्तानी होने के कुछ सबूत भी पेश किए थे। वहीं एनकाउंटर के बाद इशरत जहां और जावेद शेख के परिवार तो सामने आए उनकी बॉडी लेने, पर जिसान जौहर
और अमजद अली राणा के लिए एक भी व्यक्ति ने यह दावा नहीं किया कि ये हमारे परिवार से है या हमारे रिश्तेदार है। इसी कारण आईबी के इन दावों को ज़्यादा मजबूती मिली। इन सभी सबूतों को देखते हुए सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने अपनी जजमेंट में सभी अफसरों को बरी कर दिया और ये भी कहा कि आईबी से मिले सबूतों को देखते हुए यह साफ नजर आता है कि इशरत जहां लश्कर तैयबा की आतंकी थी तो इसमें फेक एनकाउंटर का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन आज भी कुछ लोग सीबीआई कोर्ट के फैसले को नहीं मानते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि एनआईए और आईबी पर पॉलिटिकल पार्टी का दबाव था और जो सबूत पेश किए गए वह भी फेक थे। वहीं इशरत जहां की मां आज भी कहती है कि मेरी बेटी आतंकी नहीं थी। आज भी वह अपनी बेटी को कब इंसाफ मिलेगा इस राह में बैठी है। तो मेरे वीरो, इस केस को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर देना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।